नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीवी। अभी अभी गोपाल चौधरी से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार डंडा अंचल के पंचायत भवन भिखी में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया बीरेंद्र चौधरी ने की, जिसमें मुख्य अतिथि डंडा थाना प्रभारी अभिषेक कुमार, राजगढ़वा सिविल कोर्ट अधिकारी नरेश चौधरी और झामुमो पार्टी के नेता अंबिका चौधरी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक डॉर्डी ठाकुर ने किया। इस मौके पर जल सहिया, सेविका, साहिका महिला समूह, वार्ड सदस्य और कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन, बाल विवाह पर रोक और महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। आइए अब कार्यक्रम की विस्तृत झलक वीडियो के माध्यम से। किसी प्रकार का आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है, आप थाना आइए, आप अपनी शिकायत कीजिए। तो महिलाओं के शिकायत का दो सिस्टम चला है। एक तो है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो घर में हो रहे हैं। तो घर में अत्याचार कर कौन रहा है? या तो पति कर रहा है, या सास ससुर कर रहे हैं, या कोई और जन कर रहा है। तो इसको त्वरित रूप से प्राथमिकी दर्ज करने का भी त्वरित प्राथमिकी दर्ज करने पर भी रोक लगाया गया है कि अगर वो मैटर दो पक्षों में समझौता कराकर अगर उसका निस्तारण करने में अगर थाना सक्षम है तो सबसे पहले दोनों पक्षों को बैठाकर डांट डपट कर उसके कानूनी जो अधिकार है, जो कानूनी प्रावधान है, उससे उसको डराना धमकाना। कहले बिना करिहा पानी बात के, अरे कहले बिना करिहा पानी बात के, पढ़ला से मुश्किल काम हो जाला आसान बा कि पढ़ा लिखा बबुआ कलमी में जान बा, कि पढ़ा लिखा बबुआ कलमी में जान बा। इंस्टाग्राम पर, लेकिन एक अपना समाज को सुधारने के लिए अपना फोटो नहीं डाल रहे हैं। हमको इस बात का बहुत अफसोस है। हमको लगता है जो डंडा ब्लॉक जितना छोटा ब्लॉक है, इस ब्लॉक को पूरा जिला में चर्चा होता है जो डंडा कैसे ब्लॉक बन गया। लेकिन यहाँ तो डेवलप किया, ब्लॉक तो बन गया, लेकिन यहाँ के जो दीदी लोग हैं उनको चोट लगा है, दबाव देकर उनको पीटा गया है, उसको हम हिंसा के श्रेणी में डालेंगे। मानसिक हिंसा कैसी है? मानसिक हिंसा का मतलब उसको लांछन लगाकर, उसके बारे में बुरा भला कहकर, उसके बारे में तरह तरह की बुराइयों को बतियाकर, उनके दिमागों पर प्रेशर डालकर, जब उनको हम खराब, ऐसे परिस्थिति को हम बोलेंगे मानसिक हिंसा। और क्या कहेंगे? और हिंसा क्या है उसका हिंसा में और क्या परिभाषित में हम डाल सकते हैं? जैसे आर्थिक हिंसा, पति पत्नी चाहे किसी भी घर, फैमिली में, परिवार में, चाहे समाज में, आर्थिक हिंसा के श्रेणी में कैसे डालेंगे? जैसे कि अगर पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो पति क्या करता है कि दूसरा में कि जागरूकता बचाने के लिए पढ़ाना पड़ेगा बाल बच्चा का, छोटा का, खाइए या ना खाइए, मगर बच्चा के स्कूल भेजना है हर हाल में। और लेकिन आज के पहले आप देखेंगे स्कूल नहीं थी, उस तरह का व्यवस्था नहीं था, आर्थिक स्थिति नहीं थी ठीक। इसके बावजूद भी कुछ संपन्न परिवार थे, वो पढ़ा लिखा करते थे। अपने घर के महिलाओं को हिंसा करते, डांटते, दबाते, बेकार उनको टॉर्चर करते रहते, प्रताड़ित करते रहते हैं। अंत में जो महिला का विकास होना चाहिए वो टॉर्चर से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाती है और उनका मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हो पाता।
ऐसा कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं बना है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जितनी भी नौकरियां हैं सब में महिलाओं और पुरुषों का समान भागीदारी के लिए कानूनी प्रावधान वर्णित है। कहीं कहीं ये कानूनी प्रावधान और अशिक्षा के कारण जो क्षेत्र पिछड़ा हो गया है उसके लिए महिलाओं को विशेष प्रावधान आरक्षण के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें आरक्षण के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। चाहे नियोजन संस्थान में हो, चाहे सरकारी नौकरियों में हो, वहां पे महिलाओं का भागीदारी बढ़े, इसके लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो लोक नियोजन में अवसर की समता का क्लाउज 4 उसमें कहता है कि जिस क्षेत्र में या जिस जगह महिलाओं का स्वामित्व कम है वहां पे आरक्षण के माध्यम से उसके नियोजन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। ये संवैधानिक अधिकार है, आपको इसको समझिए। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसमें आपको ये भी कहा गया है अनुच्छेद 21 के क्लाउज 1 में कि 6 से 14 वर्ष तक की चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको शिक्षा पाने का अधिकार है, सबको है। समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान है राष्ट्रीय नीति निर्देशक तत्व में। तो इन सब चीजों को समझिए, ये तो आपका अधिकार है जिसको आपको प्राप्त करना है। आपको अगर घर के लोग या घर के समाज के परिवारजन जो आपको पढ़ने देने से या फिर विकास डेवलप करने से आपको अगर बाधा उत्पन्न करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके मौलिक अधिकारों का वो हनन कर रहे हैं। इसके लिए भी प्रावधान है। हमारे यहाँ 2 जगह सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध में जो अधिकार छीनने का प्रयास करता है उसके विरुद्ध में रिट पिटीशन दायर होता है हाई कोर्ट में 226 के तहत। तो आप दोनों जगह मौलिक अधिकारों का संरक्षण 2 संस्था है, एक हाई कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट, जहां आपके अधिकारों को कोई भी व्यक्ति, कोई भी पब्लिक सर्वेंट या थाना हो या कोर्ट हो या फिर आपका ब्लॉक हो, कोई भी आपके अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है तो वहां उनके विरुद्ध आप रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। ये आपके मौलिक अधिकार हैं आपके। उसी प्रकार ये तो संवैधानिक अधिकार है। कुछ आपको कानूनी अधिकार मिला है जो औरों से अलग है। पुरुष उत्पीड़न नहीं सुनते हैं, कभी सुने हैं कि पुरुष उत्पीड़न हो रहा है? नहीं है, कानूनी प्रावधान ही नहीं है ऐसा। महिला उत्पीड़न हम लोग सुने। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो नया लागू हुआ इस वर्ष पिछले साल से और इस साल जुलाई 2024 में जो लागू हुआ है, महिला कानूनों को एक जगह रखा गया। बीएनएस की धारा 74 से लेकर 79 तक में महिलाओं के अपराधों का जिक्र किया गया है, जिसमें महिलाओं से संबंधित कोई भी अपराध अगर थाना स्तर में अगर प्राथमिकी दर्ज होती है या कोर्ट स्तर में कोर्ट परिवाद होता है तो उसका त्वरित निष्पादन के लिए सरकार का प्रावधान आया है। जैसे महिला के साथ अगर कोई बलात्कार होता है, महिला के साथ कोई अगर छेड़खानी होती है तो पुलिस के ऊपर क्या दबाव है कि उस अनुसंधान को हम लोग 60 दिन के अंदर उसको अनुसंधान को समाप्त कर उसके ऊपर चार्जशीट दायर करते हैं। अगर आपके साथ आपके घर में आपके परिवारजन कोई भी आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, आपको हानि पहुंचा रहा है, आपको दुख दे रहा है, आपके ऊपर दुराचारी कर रहा है, तो उसके लिए थाना का दरवाजा आपके लिए खुला है। ये अपने अधिकार को समझिए। आपके साथ किसी भी प्रकार का या तो पति के द्वारा या घर वालों के द्वारा किसी प्रकार का आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है, आप थाना आइए, आप अपनी शिकायत कीजिए। तो महिलाओं की शिकायत का 2 सिस्टम चला है। एक तो है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो घर में हो रहे हैं, तो घर में अत्याचार कर कौन रहा है? या तो पति कर रहा है या सास ससुर कर रहे हैं या कोई और जन कर रहा है। तो इसको त्वरित रूप से प्राथमिकी दर्ज करने का भी त्वरित प्राथमिकी दर्ज करने पर भी रोक लगाया गया है कि अगर वो मैटर 2 पक्षों में समझौता कराकर अगर उसका निस्तारण करने में अगर थाना सक्षम है तो सबसे पहले दोनों पक्षों को बैठाकर डांट डपट कर उसके कानूनी जो अधिकार है, जो कानूनी प्रावधान है, उससे उसको डराना धमकाना है और उसको बताना है
कि भैया तुम अगर बार से करोगे तो तुम जेल चले जाओगे। तो उसी प्रकार से अगर आपके साथ एक बार दो बार अगर इस तरह का से होता है, अगर एक या दो बार होता है तो ठीक है, उसको हम लोग थाना स्तर से मैटरलाइज करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये अगर बार बार हो रहा है, ये आदतन हो गया है वो आदमी, तब उसके ऊपर आपकी जिम्मेवारी ये है कि आप थाना में आकर इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कराएं और हम लोग उसके ऊपर त्वरित कानूनी प्रावधानों के तहत उस पर कार्रवाई करें। किसी भी प्रकार का अगर अत्याचार, बलात्कार, इसमें किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं होता, ठीक है। अगर आपके पति के साथ नहीं बन रहा है, दोनों बीच में बार बार झड़प हो रही है, तो इसमें पहला स्तर हम लोगों का है कि इसको दोनों पक्षों को हम लोग पहले सुनेंगे। लेकिन अगर आपके किसी कोई बेटी अगर पढ़ने जा रही है और गांव देहात का कोई लफंगा लड़का उसको छेड़खानी कर रहा है, उसको प्रताड़ित कर रहा है, इस संदर्भ में बिना देर किए हुए, बिना पंचायती बैठाए, इसमें पंचायती की आवश्यकता नहीं है, हम बता देते हैं। इस स्तर में मैं सबको बता दूंगा, या तो मुखिया जी हो या सरपंच हो या पंचायत समिति हो, इस स्तर के अपराध के लिए पंचायती ना करें। इसको तुरंत आप थाना भेजें और इस संदर्भ में तुरंत लिखित शिकायत करें और हम लोग उस पर प्राथमिकी दर्ज कर उसको तुरंत जेल भेजने का काम करें। ये सब बड़ा अपराध, ये सब अपराध छोटा नहीं। इसको भी अपने घर स्तर तक ना रहने दें, उसको थाना में आके आप लिखित शिकायत दर्ज कराएं, मैं उस पर तुरंत कार्रवाई करूंगा, क्योंकि हमारे भी ऊपर कानूनी बाध्यता है कि इस तरह के अपराध को 60 दिनों के अंदर हम लोग को चार्जशीट सबमिट करना होता है अनुसंधान समाप्त करने के उपरांत। इसलिए इस तरह के अपराध को घर में ना दबाएं। बहुत सारे ऐसे होते हैं महिलाएं जो आपके साथ अपराध हो रहा है लेकिन आप घर में बैठे, आप निकल नहीं रहे हैं, डर रहे हैं उनसे, या सामाजिक लोक लज्जा का भय है आपके अंदर। एक लग रहा है कि इस तरह का बात हम बोलेंगे तो हमसे शादी कौन करेगा, हमसे ब्याह कौन करेगा। इस तरह की परिस्थितियों से अब आप ऊपर उठिए। समाज अगर इस स्तर की स्थितियों को अगर देखते रहेगा तो कभी आप उस जंजाल से निकल ही नहीं पाइएगा और आप हर दिन शोषण का शिकार होइएगा। इसलिए इस तरह का कोई भी घटना अगर आपके स्तर से होता है, उसकी त्वरित सूचना थाना में दीजिए और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि इसका हम सही पूर्वक आपका निस्तारण कर सकें। पहला। दूसरा, छोटे बच्चियों के साथ अपराध, जिसके लिए 2012 में निर्भया कांड के बाद एक नया अधिनियम आया जिसको पोक्सो बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसमें छोटे बच्चियों के साथ जो बलात्कार और छेड़खानी की घटनाएं जो होती है, जो 18 साल के कम उम्र की बच्ची है, उनके साथ अगर इस तरह का कोई घटना होता है तो इसमें सजा का जो प्रावधान है वो बहुत बृहद है, आजीवन कारावास, यहां तक कि फांसी की सजा तक है इसमें। तो छोटे बच्चियों के अपराध को कभी भी घर में ना दबाएं, उसको थाना स्तर तक लाइए और उसमें बताइए कि भाई मेरे बच्चियों के साथ ऐसा अपराध हो रहा है जिसका हम लोग सही से निस्तारण कर सके। और अगर आपके यहाँ अपराध हो रहा है और आप मन में दबाए हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि ये बात हम अगर थाना में बोलेंगे तो सामाजिक लोक लज्जा होगा, हमारी बेटी से शादी कौन करेगा, इस सब बातों से ऊपर उठ जाइए। सब होता है, आज के समय में इस बात को छुपाने से आपको ज्यादा क्षति हो सकती है। इसलिए बिना देर किए हुए इस संदर्भ में थाना को सूचित कीजिए। ये आपके हो गए कानूनी अधिकार।
तीसरा है बाल विवाह के लिए थाना का दरवाजा आपके लिए खुला है। ये अपने अधिकार को समझिए। आपके साथ किसी भी प्रकार का या तो पति के द्वारा या घर वालों के द्वारा किसी प्रकार का आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है, आप थाना आइए, आप अपनी शिकायत कीजिए। तो महिलाओं के शिकायत का दो सिस्टम चला है। एक तो है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो घर में हो रहे हैं। तो घर में अत्याचार कर कौन रहा है? या तो पति कर रहा है, या सास ससुर कर रहे हैं, या कोई और जन कर रहा है। तो इसको त्वरित रूप से प्राथमिकी दर्ज करने का भी त्वरित प्राथमिकी दर्ज करने पर भी रोक लगाया गया है कि अगर वो मैटर दो पक्षों में समझौता कराकर अगर उसका निस्तारण करने में अगर थाना सक्षम है तो सबसे पहले दोनों पक्षों को बैठाकर डांट डपट कर उसके कानूनी जो अधिकार है, जो कानूनी प्रावधान है, उससे उसको डराना धमकाना है और उसको बताना है कि भैया तुम अगर वार से करोगे तो तुम जेल चले जाओगे। तो उसी प्रकार से अगर आपके साथ एक बार दो बार अगर इस तरह का से होता है, अगर एक या दो बार होता है तो ठीक है, उसको हम लोग थाना स्तर से मैटरलाइज करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये अगर बार बार हो रहा है, ये आदतन हो गया है वो आदमी, तब उसके ऊपर आपकी जिम्मेवारी ये है कि आप थाना में आकर इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कराएं और हम लोग उसके ऊपर त्वरित कानूनी प्रावधानों के तहत उस पर कार्रवाई करें। किसी भी प्रकार का अगर अत्याचार, बलात्कार, इसमें किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं होता है। ठीक है, अगर आपके पति के साथ नहीं बन रहा है, दोनों बीच में बार बार झड़प हो रही है, तो इसमें पहला स्तर हम लोगों का है कि इसको दोनों पक्षों को हम लोग पहले सुनेंगे। लेकिन अगर आपके कोई बेटी अगर पढ़ने जा रही है और गांव देहात का कोई लफंगा लड़का उसको छेड़खानी कर रहा है, उसको प्रताड़ित कर रहा है, इस संदर्भ में बिना देर किए हुए, बिना पंचायती बैठाए, इसमें सती प्रथा था ना, जिसमें अगर किसी का पति मर जाता था तो पत्नी को भी उसी जो होता था जिसपे जलाया जाता था पुरुष को, उसी पे पत्नी को भी रख के जला दिया जाता था। ये प्रथा था। ये प्रथा पैदा कैसे होता है? ये पैदा होने का कारण है हमारी सामाजिक कुरीतियां। इसका मुख्य रूप में आप समझिए इस बात इस स्तर से कि प्राचीन परंपराओं में समय के अनुसार शारीरिक स्ट्रक्चर में जो है इंसान का बदलाव आया है। समय के अनुसार आज से 2000 साल पहले पुरुषों का जो शारीरिक स्ट्रक्चर था, उसके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमताएं थी वो अलग थी और आज की प्रतिरोधक क्षमताएं अलग है। तो समय के अनुसार ये विवाह प्रचलन में परिवर्तन आया है। बाल विवाह निरोध अधिनियम जब 1928 आया था, उस समय महिलाओं का एज 14 वर्ष, अब पुरुषों का एज 15 वर्ष रखा गया कि इस एज में शादी हो सकती है। फिर बाल विवाह निरोध अधिनियम 1974 आया, तो उसमें महिलाओं का एज 15 वर्ष और पुरुष का एज 18 वर्ष किया गया। उसी तरीके से बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 आया, तो इसमें कहा गया कि नहीं, महिलाओं का एज 18 वर्ष और पुरुष का एज 21 वर्ष। अब ये क्यों किया जाते रहा? ये क्यों किया जाने लगा? ये था स्वास्थ्य संबंधी समस्या। पहले मेडिकल साइंस इतना ज्यादा इंप्रूव नहीं था हमारे समाज में। आज मेडिकल साइंस बहुत इंप्रूव है। कम उम्र में शादी कर देने से किन किन समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, ये पहले नहीं था, अब सब सामने आ रहा है। जिसके कारण सरकार द्वारा ये नियम बनाया गया कि अगर किसी महिला का एज 18 वर्ष और पुरुष का एज 21 वर्ष के
भीतर अगर इस तरह का कोई विवाह करता है तो उसके गार्जियन को 2 साल का कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना तय किया गया है। अगर कोई भी घर में किसी भी परिजन के द्वारा अगर 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी महिला का शादी कर दिया जाता है जबरदस्ती, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई बाल विवाह निवारक निरोध अधिनियम 2006 के तहत आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज होगी और आपके ऊपर आप जेल जाएंगे। ये प्रावधान है कानून, इसको समझिए। तो किसी भी परिस्थिति में महिलाओं को, बालिकों को, छोटे छोटे बच्चों में शादी ना कीजिए, क्योंकि इससे उसके स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जो बच्चा पैदा होगा वो भी ज्यादा सकुशल नहीं होगा और जो पैदा करने वाली जो माँ होंगी वो भी सकुशल नहीं होगी। इसलिए दोनों के स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधित स्थितियों को देखते हुए जो सरकार प्रावधान की है, विवाह का एक विवाह उसी उम्र में होना चाहिए। कहले बिना करिहतनी बात के पढ़ला से मुश्किल काम हो जाला आसान बा कि पढ़ा लिखा बबुआ कलमी में जान बा कि पढ़ा लिखा बबुआ कलमी में जान बा। मारपीट हुआ है, उनको चोट लगा है, दबाव देकर उनको पीटा गया है, उसको हम हिंसा के श्रेणी में डालेंगे। मानसिक हिंसा कैसी कि जागरूकता बचाने के लिए पढ़ाना पड़ेगा बाल बच्चा का छोटा। कि महिला जहीं आगे बढ़ने का कोशिश करती है, कुछ दमंग मनसले लोग उसको रोकने के लिए परेशान करते हैं। 4-5 बार उसके ऊपर पथराव हो गया। तो यही सब है, महिला जब आगे आती है तो उसको परेशान करने के लिए कुछ शराबी पुरुष लांछन लगा के किसी को और परेशान करते हैं। का विकास होना चाहिए, वो टॉर्चर से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाती है और उनका मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हो पाता है। इसको हम लोग को, सभी लोग को जागरूक करके, समझा के, शिक्षा का प्रचार प्रसार करके हम लोग इसको रोक सकते हैं। दूसरी मतलब अफसोस है, हमको लगता है जो डंडा ब्लॉक जितना छोटा ब्लॉक है, इस ब्लॉक को पूरा जिला में चर्चा होता है जो डंडा कैसे ब्लॉक बन गया। लेकिन यहाँ तो डेवलप किया, ब्लॉक तो बन गया, लेकिन यहाँ के जो दीदी लोग हैं, जो भैया लोग हैं, वो डेवलप नहीं कर रहे हैं और इसके चलते आज हमारा डंडा ब्लॉक को थोड़ा नीचे स्तर से गिना जाता है।